अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक करेंगे जिसमें हम टिनाइटिस को डिस्कस करेंगे। टिनाइटिस के इवन दो इसके डिस्कशन बहुत ह्यूज है, लेकिन वील ट्राई टू सम इट अप। और हम इसको दो चैप्टर्स को आज हम कवर करेंगे, टिनाइटिस और आल्सो साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग दैट टिनाइटिस एज वेल। तो पहला चैप्टर है टिनाइटिस एंड हाइपरएक्यूसिस। इसमें वो स्टार्ट करता है कि टिनाइटिस है क्या। कहता है कि ये लैटिन वर्ड टिन्योर से निकला है, जिसका मतलब है टू रिंग। और इसमें वो कहता है कि कौन जो इसकी डेफिनेशन बनाई है वो ये कि कॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ अ साउंड दैट ओरिजिनेट्स इन इनवॉलंटरी मैनर इन द हेड ऑफ इट्स ओनर और मे अपीयर टू डू सो। जब ये खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रही हो इसके जो जिस बंदे में हो रही हो, तो तब हम कहते हैं कि ये टिनाइटिस है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं। एक इसमें पल्सेटाइल है, पल्सेटाइल और नॉन पल्सेटाइल। पल्सेटाइल में फिर सिंक्रोनस है और नॉन सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस यानी जो आर्टीरियल पल्स के साथ सिंक्रोनाइज करो, नॉन सिंक्रोनस जो उस पल्स के साथ सिंक्रोनाइज ना करो। फिर जो नॉन पल्सेटाइल है वो दो तरह के, सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, और ये मेल और फीमेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी टिनाइटिस की। तो पैथोफिजियोलॉजी में वो कहता है कि मोस्ट प्रेवलेंट जोन सा है वो सब्जेक्टिव नॉन पल्सेटाइल टिनाइटिस है। फिर इसमें पेरिफेरल मैकेनिज्म पे वो थोड़ी सी बात करता है कि अगर आपके जो उनसे ऑडिटरी मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब भी हो जाए, तो तब भी ये आपका मतलब आपको ये टिनाइटिस होता है और आपको ये हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ज्यादा डिस्कस करता है वो ये कहता है कि टिनाइटिस और हाइपर एक्यूसिस ये दोनों जोन से हैं, इन दोनों का अक्सर ये इकट्ठे पाया जाता है। और फिर वो ये बात करता है कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो कि एक बड़ी कॉमन लाइन है कि इट्स नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड, बट इसमें वो कहता है कि साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी है। तो ये हम अभी आगे जाके थोड़ा सा इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी जस्ट अ बिट लेटर। तो अब वो कहता है कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से ये हो सकता है। एक वो कहता है कि अगर हो सकता है कि डैमेज ऑफ कॉक्लियर हेयर सेल्स है वो। एक कहता है कि एक थ्योरी ये है कि क्योंकि जो कॉक्लियोटॉक्सिक फैक्टर्स हैं, जब आप उनको कंट्रोल करते हैं तो आपका टिनाइटिस भी कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि एक वजह ये है कि क्योंकि ये हेयर सेल जो हैं ये डैमेज होते हैं, कॉक्लियर हेयर सेल्स, तो तब इनका डैमेज टिनाइटिस कॉज करता है। सेकंड वजह वो कहता है कि कैल्शियम चैनल डिसफंक्शन है। ये सारी थ्योरीज हैं, वो कहता है इनमें से कोई प्रूवन बात अभी तक नहीं है। थर्ड वो कहता है कि हो सकता है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स में कोई इशू आ रहा हो। फिर वो कहते हैं कि सेंट्रल इश्यूज क्या क्या हैं जो अब तक थ्योरेटिकली हम टिनाइटिस के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। इसमें वो कहता है कि इंक्रीज स्पॉन्टेनियस फायरिंग ये हो सकता है, इंक्रीज सेंट्रल न्यूरल सिंक्रोनसी उसकी वजह से हो सकता है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्टिकल एडिटरी मैप यानी वो खुद ब खुद स्टिमुलेट हो रहा हो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर इसके बाद वो आता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन में वो कहता है कि आप सबसे पहले आप बेसिक ऑडियोमेट्री करेंगे। बेसिक ऑडियोमेट्री करने के बाद आप इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में आप देखेंगे कि एमआरआई जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। फिर आप क्वेश्चनेयर्स, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चनेयर्स हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेयरिंग के, आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप उसको पेशेंट को मैनेजमेंट की तरफ जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी कि डिजीज है क्या, क्यों है, उसको आप रीअश्योरेंस करेंगे कि 28% के 5 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, लेकिन इट इज वेरी सेल्डम कि ये बहुत सवेयर हो। फिर आप हेयरिंग एड्स ऑफर कर सकते हैं अगर उसकी हेयरिंग लॉस है, क्योंकि हेयरिंग लॉस प्रेसिपिटेट्स टिनाइटिस एपिसोड। साउंड थेरेपी दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगले चैप्टर में अभी पढ़ते भी हैं कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। इसमें आप अल्ट्रासाउंड बोनी एरिया पे आप उसको अल्ट्रासाउंड देते हो तो उससे वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। फाइनली साइकोसोशल ट्रीटमेंट, इस पे भी हम आते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन हैज शोन ये टिनाइटिस में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, उसको कम कर देती है। और सिस्टेमिक ड्रग ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं, कोई अंडरलाइंग कॉज है। रीजनल ड्रग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन का डिस्कस किया हुआ है कि इससे फायदा होता है, लेकिन ये भी अभी तक प्रूवन नहीं है। इंटरटिम्पैनिक ड्रग्स जो कि जेंटामाइसिन वगैरह थेरेपी है विच इज यूटिलाइज्ड क्योंकि वो सेडेटिव्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं और वो क्योंकि इसको सप्रेस कर देती है पूरे ऑडिटरी सिस्टम को, दैट आल्सो हेल्प्स विद टिनाइटिस। डाइटरी सप्लीमेंट्स
has also no proven role, but they have been shown to be effective in a few studies. Finally सर्जरी और फिर प्रिवेंशन में वो कहता है कि कोई भी चीज जो कॉक्लियोटॉक्सिक है, जिसमें नॉइज, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आते हैं, आप उनको प्रिवेंट करें। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा डिस्कस करता है हाइपर एक्यूसिस पे। हाइपर एक्यूसिस में कहता है कि इसकी डेफिनेशन है कि इट्स डिसलाइक ऑफ साउंड्स अबव सर्टेन इंटेंसिटी। इसकी एपिडेमियोलॉजी वो कहता है 8 to 15% है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी वो कहता है कि इट ऑफन प्रेजेंट्स विद टिनाइटिस, और इसकी स्पेकुलेशन ये है कि बोथ हैव सेम एटियोलॉजी, के जो हाइपर एक्यूसिस और टिनाइटिस है ये दोनों में सेम एटियोलॉजी है, ये दोनों एक ही वजह से हो रहे होते हैं, इसलिए ये अक्सर इकट्ठे ही पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल्स। ये हम देखते हैं कि किस खास इंटेंसिटी पे, किस खास डेसिबल पे ये पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देता है। और इसकी ट्रीटमेंट नॉइज रिडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें टूल्स है, ईयर प्लग्स वगैरह। तो दिस सम्स अप आवर टिनाइटिस एंड हाइपर एक्यूसिस। नाउ वी कम टू टिनाइटिस साइकोलॉजिकली, हम उसको क्या, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसमें वो पहली बात वही दोहराता है कि 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन टिनाइटिस एक्सपीरियंस करेगी, 1 to 2% सिर्फ will have a severe reaction जो it will require them to go for any sort of treatment, या कोई किसी किस्म की उनको हेल्प चाहिए होगी। इसमें वो कहता है कि साइको सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगली बात करता है कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स के 50% ऑफ पेशेंट जिनको सीवियर टिनाइटिस था उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। यानी बहुत ज्यादा ये चीज आपस में मिलती है कि दो बंदों को अगर सीवियर अटैक हो रहा है टिनाइटिस का, तो उनमें से एक बंदे का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होगा। फिर कॉग्निटिव फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट टिनाइटिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट वाज अफेक्टिंग द आउटकम, दैट वाज अफेक्टिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। उसके बाद इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे वो बात करता है कि 63% हैड एंजाइटी अबाउट इट, और 73% विद सिवियर टिनाइटिस एपिसोड्स had a severe depressive episode once in their life। यानी ये भी फिर वो बात कर रहे हैं साइको सोशल के साथ कि साइकोलॉजिकली इसका कोई कनेक्शन है आपस में। फिर इसके बाद यही कि लोग टिनाइटिस की वजह से वो अपनी जान भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इसमें बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेशेंट जो सा है हाउ डज ही रिएक्ट टू इट, वो इसके बारे में क्या सोचता है, उसकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। स्लीप प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड है, डिफिकल्टीज इन फैमिली एंड रिलेशनशिप इसके साथ एसोसिएटेड है, कंसंट्रेशन प्लस अटेंशन प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड है। ऑल ऑफ दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और वो यही बात एस्टेब्लिश कर रहा है कि टिनाइटिस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का आपस में बहुत ज्यादा रोल है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, वो कहता है कि इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एविडेंस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल हम उसको थेरेपी अप्रोच करते हैं, और पेशेंट को सेल्फ हेल्प और इंटरेस्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं ये, और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से अपने फोकस को हटाने में हम मदद देते हैं। और फिर फाइनली हाइपर एक्यूसिस में भी आप सेम एज टिनाइटिस आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर करते हैं। तो होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। अब आप एक दफा जब इसको पढ़ेंगे तो यू विल बी